यूपी टीजीटी 2003 का ये क्वेश्चन पेपर है और आज हम इसे डिस्कस करेंगे यहाँ। तो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। इनएनिमेट थिंग्स की बात की गई है, इज़ नोन एज। तो वो मतलब फिगर स्पीच हमें यहाँ देखना है जिसमें किसी इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है, और किसमें, किसी इनएनिमेट निर्जीव वस्तु में, निर्जीव चीज में। तो क्या मेटाफर है, ऑक्सीमोरन है, पर्सोनिफिकेशन है, या नन ऑफ दीज है। जब बात होती है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की या थिंग की, है ना, और जब वो किसी उस इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या थिंग में किसी इंटेलिजेंस को या फिर पर्सनैलिटी को उसके बारे में बताया जाता है, उसमें डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। बात करें ऑक्सीमोरन की, तो ये क्या होते हैं, दो विपरीत शब्द जब एक साथ बैठ जाते हैं, जैसे कि ही इज़ रेगुलरली इरेगुलर, तो रेगुलर और इरेगुलर साथ साथ में, तो ऑक्सीमोरन हो गई। मेटाफर की बात करें तो ये इम्प्लाइड सिमिली होती है, और यहाँ पे कंपैरिजन का बात होता है ना। तो यहाँ पे पर इसमें ये हमारा पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में हम लाइफ को देखते हैं। तो आंसर हमारा है क्या, कि इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, की जैसे उनमें जीवन हो, इंटेलिजेंस हो, इस तरह से वो दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटीरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट टू कल्चर। तो एक पर्सन जिसका भौतिक बाद में मटीरियलिज्म में आउटलुक है, उसका दृष्टि है ना, एंड इनडिफरेंट टू कल्चर, तो कल्चर के प्रति वो इनडिफरेंट है, उसका सम्मान वगैरह नहीं करता, तो वो कौन होगा, कि फिलिस्टाइन होगा, कि बारबेरस होगा, नोमेड, या फिर एनार्किस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो इसके लिए एक वर्ड फिलिस्टाइन यहाँ दिया हुआ है, बारबेरस, नोमेड और एनार्किस्ट। फिलिस्टीन की बात करें तो फिलिस्टीन जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिफरेंट टू कल्चर, है ना, और उनका एक हॉस्टाइल आउटलुक होता है एजुकेशन के लिए, कल्चर के लिए। ये फिलिस्टाइन होते हैं, आप देख लीजिए चेक करके एक बार, है ना। नोमेड तो हम उनको कहेंगे द पर्सन हु वॉन्डर वन प्लेस टू अनदर, जो घूमते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और उनका जीवन व्यापन करने का भी यही तरीका है। एनार्किस्ट जो है, एनार्किस्ट अराजकतावादी है। और बारबरस, यहाँ पर जो आंसर दिया है वो बारबरस दिया है, और देखिए क्या डेफिनेशन है इसकी। जबकि बारबरस भी जो व्यक्ति होता है वो क्रूअल होता है, पर ये ज़रूरी नहीं कि जो बारबरस है वो कल्चर के लिए, एजुकेशन, इन सब के लिए हो, पर फिलिस्टीन तो इसके लिए होता है। यहाँ आंसर लिखा है क्या, इन कल्चर एंड एनार्की, 1869 अर्नोल्ड हैड डिस्क्राइब द aristocratic class as barbarian who are essentially cruel in soul, जिनकी आत्मा से वो कैसे, मतलब जो मन से, स्वभाव से कैसे क्रूअल हुआ करते थे। ठीक है, मगर वो अगेंस्ट हो, इंडिफरेंट हो कल्चर की। अब ये वाली बात यहाँ कही है, फिलिस्टाइन के लिए भी ऐसा वर्ड ये आता है, तो अब क्यों ये आंसर दिया है या नहीं, क्योंकि शिल्पी भी ज़्यादा रिलायबल नहीं है। बट माई एम हेयर टू एक्सप्लेन हेयर दीज क्वेश्चन पेपर इज़ कि हम देखें कि कैसे क्वेश्चन यहाँ हमसे पूछे गए हैं, जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मिसस्पेल्ड। तो ग्रीगेरियस, फेटलिस्ट और फिलिस्टाइन और सेलिबेसी की हम बात करें तो ये हमारा इनकरेक्ट वर्ड है, और स्पेलिंग यहाँ पे ये दी रखी है कि CELEVACY। सेलिबेसी की स्पेलिंग CELIVACY, सेलिबेसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इज़ द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है, नेरिसिका, डेस्डिमोना,
पोर्शिया, तो इसका आंसर है मिरिंडा। मिरिंडा इसकी हीरोइन है टेम्पेस्ट की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑटोबायोग्राफी मीन्स, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन एल्स। तो ऑटोबायोग्राफी में ऐसा नहीं होता कि कोई और लिखे, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, हाँ लाइफ हिस्ट्री है, अपने ही द्वारा लिखी गई है, ये सही है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड हिज, नहीं, जैसे कि ऐसे तो हम डायरी लिख रहे हैं, मेमोर लिख रहे हैं, ट्रैवलॉग लिख रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हम कुछ अपनी हिस्ट्री से रिलेटेड, अपने फ्यूचर की प्लानिंग से रिलेटेड लिख सकते हैं, पर वो ऑटोबायोग्राफी नहीं होती, उनके अलग नाम है। और लिखा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड इन पेंटिंग बाय हिमसेल्फ। पेंटिंग की बात नहीं करता भाई, वो राइटिंग लिखने की बात करता है, टेक्स्ट की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु चेंज्ड हिज हर रिलीजियन सम ईयर्स अगो, और ये एम.आर. आनंद है, कमला दास है, निज़म इज़ेकियल है, नन ऑफ देम। तो इसमें जो आंसर है वो कमला दास है। कमला दास कमला सुरैया बन जाती हैं, है ना। तो ये अपना हिंदू से जो है मोमडन ये हो जाती हैं और अपना उनका सरनेम चेंज हो जाता है, सुरैया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो लाइन है किसने कही है, ये पूछा है कि ओ जूलियस सीजर दाउ आर माइट यट, अरे जूलियस सीजर तुम तो अभी भी शक्तिशाली हो। द स्पिरिट तुम्हारी आत्मा वॉक्स अब्रॉड यहाँ घूमती है, एंड टर्न्स लौटती है, लौटा देती है, आर स्वाड हमारी तलवारों को, इन आर प्रॉपर एक्सटर्नल हमारे जो प्रॉपर जो एक्सटर्नल है हमारी ही तरफ इनको लौटा देती है। तो व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ दीज लाइन? क्या ब्रूटल वॉज टू माइटी, सीजर वॉज टू माइटी इवन आफ्टर डेथ, और एंटोनी वॉज टू माइटी, या फिर कैसियस वॉज माइटी? तो ये माना जाता है कि भाई सीजर जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसके बाद भी वो माइटी रहता है ना, ऐसा कहा है। ब्रूटस ने कहा है और सीजर के लिए कहा है कि सीजर वॉज माइटी इवन आफ्टर डेथ। इसका मतलब ये है, क्यों? क्योंकि वो आपस में ही ऐसे मर जाते हैं, मार काट मचा देते हैं। दीज लाइन्स आर अटर्ड बाय ब्रूटस ऑन वर्ड द एंड ऑफ जूलियस सीजर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु स्टेट दीज लाइन और दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर, सोल ऑफ द एज, सोल ऑफ द एज कि भाई युगों का, एजेस की जो आत्मा है, द अप्लॉज प्रशंसनीय, डिलाइट खुश से भरा, वंडर ऑफ आर स्टेज जो हमारे एज का, स्टेज का जो वंडर है, जादूगर है। तो वो कौन, ये किसके लिए, शेक्सपियर के लिए कही है, और किसने कही है? मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, ड्वेन जॉनसन और टी. एग्लीटन। तो ये बात कही जाती है बेन जॉनसन के द्वारा। बेन जॉनसन ने बहुत सारे रिमार्क दिए हैं शेक्सपियर के लिए, उनमें से एक ये भी है कि इनकी एजुकेशन को लेकर वो कहते हैं कि ही न्यू लिटिल लैटिन और लेस ग्रीक, है ना। नेक्स्ट है कि मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ, मैकबेथ जो है घोस्ट देखता है, किसका? बैंको का, डंकन का, यागो और हेमलेट। तो ये आंसर है बैंको का। बैंको का जो है वो जो घोस्ट है ये देखता है। क्या आंसर है कि बैंको वॉज इन्वाइटेड बाय मैकबेथ टू द रॉयल फीस्ट बट वॉज मर्डर्ड एंड सो अपीयर्ड हिज घोस्ट एंड ऑक्यूपाइज मैकबेथ सीट। ठीक है, तो बैंक को इनवाइट किया जाता है मैकबेथ के द्वारा उसकी रॉयल फीस्ट के लिए, पर वो मर्डर्ड कर दिया जाता है, मार दिया उसे जाता है, इसीलिए वो अपीयर्ड होता है उस घोस्ट के रूप में, और ऑक्यूपाइज, और जो मैकबेथ की सीट है वहाँ पर वो बैठ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु स्टेट्स, कौन कहता है, ही फाउंड इंग्लिश आ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट आ लैंग्वेज, कि किसने इस बात को कहा है कि ही फाउंड इंग्लिश आ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, और उसको एक लैंग्वेज, उसको इंग्लिश को उसने डायलेक्ट के रूप में पाया और उसने लैंग्वेज उसको बना दिया। तो यहाँ पे जो आंसर है तो नन ऑफ देम है, नन ऑफ देम। अब इसका देखिए एक्सप्लेनेशन लिखा है कि नन, अच्छा, लोवेल सेज, इस बात को लोवेल ने कहा, और किसके लिए कहा? चौसर के लिए कहा। ठीक है, क्योंकि उसने, चौसर ने क्या किया है कि लैंग्वेज को बहुत फ्लोरिश किया है,
उसको बहुत ज़्यादा क्या किया है, प्रचार प्रसार और आगे उसे बढ़ाया है। नेक्स्ट देखिए, द पोइट ऑफ फेमस पोइम डैफोडिल्स, तो कौन है इनके पोइट? कीट्स हैं, अलेक्जेंडर पोप हैं, पीवी सैले हैं या विलियम वर्ड्सवर्थ? तो नो डाउट विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोइम के जो हैं राइटर हैं। द पोइम वाज रिटन 1802। इट्स अदर टाइटल आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड, ये इसका एक और टाइटल है। नेक्स्ट है अर्नोल्ड रोड, विद हिम इज़ बॉर्न आ रियल पोइट्री, उनके साथ हमारी जो वास्तविक पोइट्री है उसका जन्म होता है। द वर्ड हिम कौन है यहाँ पे? ये मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है या कोई नहीं? तो इसका भी आंसर है कोई नहीं, नन ऑफ देम, बिकॉज ये वाली जो बात है हिम यहाँ चौसर के लिए कहा गया है। हिम यहाँ जो कहा है अर्नोल्ड ने चौसर के लिए इस बात को कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ द फिगर ऑफ स्पीच एंड कॉल्ड एपोस्ट्रोफी? तो एपोस्ट्रोफी मार्क भी होता है इस तरह का, है ना। तो आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे, सिंपल सेंटेंस है, एपोस्ट्रोफी नहीं है इसमें। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म, तुम्हारी खूबसूरती कहाँ है? सॉलिट्यूड एकांत। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस या आई वंडर लॉनली एज अ क्लाउड। तो यहाँ देखिए एपोस्ट्रोफी मार्क यहाँ लिखा मिला है। तो एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच जहाँ होता है नॉन लिविंग को एड्रेस किया जाता है ना। तो ये ही हमारा करेक्ट आंसर है। और एपोस्ट्रोफी यहाँ देखिए कि क्या है, एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, कोई और जीवित है उसके साथ साथ वो भी है। तो अब दोनों क्या हो गए? दोनों आर्काइक हो गए या नॉस्ट्रम हो गए, कंटेम्पररी या नन ऑफ दीज। तो जो देखो समकालीन एक वर्ड है, समकालीन जो समान काल में है, जो 2023 में जो है, कोई दूसरा भी 2023 में है, तो वो क्या है, एक दूसरे के वो कंटेम्पररी हैं। ठीक है, तो ये कंटेम्पररी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन, और कौन सी लाइन है? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटियर, तुम तो अभी भी शक्तिशाली हो। ऑक्सीमोरन, रेटोरिक या फिर पर्सोनिफिकेशन या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है। और यहाँ देखिए आप, ओ जूलियस सीजर, यहाँ ये एपोस्ट्रोफी मार्क यहाँ लिखा हुआ है इसमें, तो ये इसके लिए इनको संबोधित कर रहा है, ये जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट जो हैं, ओ वर्ल्ड एब्स्ट्रैक्ट जो ऑब्जेक्ट हैं इनको, तो ये कौन सा है? ये एपोस्ट्रोफी है। ठीक है, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है कि हियर इज़ फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन कह रही हूँ, प्रपोजिशन। ठीक है, क्या डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, राम एंड श्याम, तो हमें कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करना है जिसमें हमें कहना है कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, किस मिठाई को बांट दो, किस किस में? राम और श्याम में। तो विद कहना है या टू कहना है या बिटवीन कहना है या फॉर कहना है? तो इसका आंसर है बिटवीन, इसका आंसर है बिटवीन। ठीक है, तो बिटवीन एंड अमंग प्रपोजिशन है, तो बिटवीन दो के लिए आता है और अमंग दो से ज़्यादा के लिए आता है, ये याद रखें। और ये तो बड़ा ही इजी है, और आज के टाइम में तो इस तरह के क्वेश्चन आने मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस आई बियर नो मैलिस, दुश्मनी, मैलिस दुष्टता है ना, मैलिस मैलिनिटी, और डैश एनीबडी। अब यहाँ पे प्रपोजिशन हमें कौन सा लगाना है कि आई बियर नो मैलिस ऑन या अगेंस्ट या इन या ओवर। तो क्योंकि किसी के विरुद्ध उसके अंदर कोई मैलिस वाला भाव नहीं वो रखता है, तो अगेंस्ट इसका है आंसर, अगेंस्ट एनीबडी, यहाँ पे अगेंस्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावर्ड्स डाई मैनी टाइम, कावर्ड्स है ना, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलिएंट नेवर टेस्ट द डेथ एट वंस।
दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से ली गई हैं? टेम्पेस्ट से हैं, जूलियस सीजर से हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस या फिर अथेलो से हैं। तो ये लाइन कहाँ से हैं? ये जूलियस सीजर की लाइन है, ये जूलियस सीजर की लाइन है। ठीक है, तो ये जूलियस सीजर की लाइन है। आगे हमारा क्वेश्चन है कि यूज़ ऑफ दिस, और ये आगे यूज़ ऑफ दिस, अब ये दिस यहाँ पे एडजेक्टिव और इसके साथ ये नाउन हमें यूज़ करना है। फॉर 7 days विल क्योर यू ऑफ योर इलनेस, और देखिए क्योर ऑफ, ये याद रखो, क्योर ऑफ, फ्रॉम नहीं, ऑफ। ठीक है, तो यूज़ दिस फिजिक या फिजिक्स या फिजिकल, तो क्या आएगा यहाँ पर आंसर? तो ये है फिजिक यहाँ पे दवा के लिए, औषधि के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड। ठीक है, मिस स्पेल्ड कौन सा वर्ड है? ZEALOUS, जीलस, जेलस, अपोजिट, एम्पेरिकल या रेटोरिक। तो RERYE, रेटोरिक, RIC है ना, ये Y यहाँ नहीं आएगा रेटोरिक में, RHE, रेटोरिक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे रेटोरिक की स्पेलिंग RHETORIC, रेटोरिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पंक्चुएशन से रिलेटेड है, और क्या लिखा है कि द ओल्ड मैन chuckled and said, "You have yet learn how to fly a kite properly, my child," is given। अच्छा, अब करेक्ट इसका कैसे इसको मतलब पंक्चुएट करें कि ये हमारा जो सेंटेंस है करेक्ट हो जाए या इसका कोई मीनिंग निकले। और देखिए कि द ओल्ड मैन chuckled and said, अब यहाँ कॉमा लगा दिया, बाकी कुछ आगे इन्वर्टेड कॉमा में से क्लोज नहीं किया, बस लिखा है कॉमा लगा के, यू हैव येट लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड। तो ये नहीं होगा, है ना, ये जैसा दिख रहा है वो दिख रहा है कि ये जो है डायरेक्ट सेंटेंस है। द ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन चकल्ड एंड सैड, यहाँ पे ओ कैपिटल लगाया है, यहाँ कॉमा लगा दिया, यू हैव येट लर्न हाउ टू फ्लाई, HB कैपिटल यहाँ बना दिया, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या यहाँ कुछ क्वेश्चन मार्क जैसा दिख रहा है? कोई ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट है हमारा द ओल्ड मैन चकल्ड एंड सैड, यू हैव येट लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड। तो ओल्ड मैन, अब देखो यहाँ तो इसने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया है, हाउ टू कैसे, ये है ना, ये भी नहीं होगा हमारा जो आंसर है। और यहाँ देखो क्वेश्चन, यहाँ इसने मार्क लगाया है, क्वेश्चन मार्क, और क्या लिखा है? हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली। अब ये इसको कैसे मतलब पूछ नहीं रहा, ये से बता रहा है। यहाँ देखिए द ओल्ड मैन चकल्ड एंड सेड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू हैव येट लर्न, अब तुम सीख गए, हाउ टू फ्लाई आ काइट प्रॉपरली। ठीक है, और माई चाइल्ड, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। और तो ये हमारा जो ऑप्शन है फोर्थ, ये करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या कि हु कोटेड दीज लाइन अबाउट ट्रेजेडी, द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ ट्रेजेडी। जो प्लॉट है पहला, फर्स्ट प्रिंसिपल, सोल है, आत्मा है ट्रेजेडी की, एंड करेक्टर है, अच्छा करेक्टर होल्ड सेकंड। तो ये एरिस्टोटल की पोइटिक्स है, रट लीजिए। उसने 6 कुछ एलिमेंट दिए हैं, प्लॉट, करेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, है ना। तो ये कुछ है एलिमेंट जिस पे ट्रेजेडी टिकी हुई है। पोइटिक्स एरिस्टोटल, पोइटिक्स किसकी? एरिस्टोटल, पोइटिक्स एरिस्टोटल। और इसे क्या याद रखना, ये तो हमारे सिलेबस में है, MA में हमने पढ़ी है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर पर्सोनिफाई। रिवेंज इज काइंड, रिवेंज काइंड है, दयालु है, मेटाफर हो गया। स्विफ्ट एज अ विंड, सिमली हो गया, एज की बात हो गई। थ्रस्टी अर्थ, ट्रांसफर्ड एपिटेथ हो गया, है ना, बेथोज हो गया ये। और ऑनेस्ट थीफ, और थीफ कैसा है? ऑनेस्ट। तो ये तो इसमें ऑनेस्ट थीफ, तो इसमें कोई फिगर स्पीच तो नहीं है, है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर अर्थ कैसी है? प्यासी है। प्यास तो इंसान वगैरह को लगती है,
और इसीलिए इसमें दोनों, हाँ, इसमें पर्सोनिफिकेशन भी छुपा है, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथेट भी छुपा है, पर इसमें ट्रांसफर एपिथेट में क्वालिटी होती है ना, कि अर्थ कैसी है, हैप्पी है, अर्थ कैसी है, थ्रस्टी है, पर थ्रस्टी इसकी क्वालिटी नहीं है, पर ये एक प्यास जो है एक फिनोमिना है जो मानव के अंदर होता है, तो इसलिए ये पर्सोनिफिकेशन है, ये फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे लिखा है इन पर्सोनिफिकेशन एन इनएनिमेट और एब्स्ट्रैक्ट इज पर्सोनिफाई थर्स्ट एंड इज एट्रीब्यूटेड ऑफ लिविंग क्रिएचर, जो एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है लिविंग क्रिएचर की, इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गीतांजलि इन इंग्लिश वॉज पब्लिश। तो भाई पहले हिंदी के ये राइटर भी आते थे, अब तो नहीं आते हैं ना, हमारे पास 4 ही हैं टीजीटी में। तो गीतांजलि कब पब्लिश हुई थी, तो इसका आंसर है 1912। तो गीतांजलि वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन 1912 बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ही वन नोबेल प्राइज़ फॉर इट 1913। तो 1913 में तो उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था इसके लिए, पर इसको पब्लिश करवाया था तो 12 में, और 1 साल बाद ही पब्लिश इनको मिल गया। शेक्सपियर वॉज बॉर्न, काश ऐसा क्वेश्चन अब आ जाए, है ना। तो फिर 1564 और डाइड कब हुए, आप बताइए कमेंट करके कब इनका देहांत हुआ, है ना। नेक्स्ट है फाइंड आउट करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। माई सन इज डिजायरस इन जॉइनिंग आर्मी, डिजायरस ऑन जॉइनिंग, फॉर ऑफ जॉइनिंग, फॉर जॉइनिंग। डिज़ायर ऑफ, है ना, डिज़ायर के साथ ऑफ प्रपोजिशन को लगाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा फिर। तो डिज़ायर के साथ ऑफ को याद रखें आप। नेक्स्ट है राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड ओमनीपोटेंट। तो ओमनीपोटेंट तो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंट है, शक्ति है, पावर है, तो पावर की बात करता है, तो यही है आंसर। इंटेलिजेंस की तो ओमनीशिएंट हो जाएगा। लव ऑफ मैनकाइंड, फिलिस्टाइन, है ना, होता है एक पर्सन मैनकाइंड से प्रेम करने वाला, और एल्ट्रुइस्ट भी होता है। और नेक्स्ट क्या लिखा है, वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस, तो वो थीस्ट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन है ए, यहाँ पे ओमनीपोटेंट तो जो सर्वशक्तिशाली है। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ, और बनी है, ये कंसिस्ट के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है, इसको भी याद रखना है। तो ये 12 बुक से मिलकर बनती है, ये 12 बुक से मिलकर बनती है, जबकि इसमें स्टार्टिंग में जब ये पब्लिश हुई थी इसमें 10 बुक थी, मगर बाद में इसको 12 कर दिया गया, शायद बुक नंबर 7 है या 9 है, उनको डबल कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अच्छा ये एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे। इन 1658 मिल्टन इन हिज डार्कनेस सेट डाउन टू डिक्टेट द वर्क पैराडाइज लॉस्ट विच ही हैड प्लान 30 ईयर्स बिफोर, 3 साल पहले जिसने प्लान बनाया था इसका। नेक्स्ट है द राइटर ऑफ कोरियोलेनस। कोरियोलेनस जो वर्क है शेक्सपियर का है, और इनके टाइम पीरियड को है ना 4 भागों में बांटा है। तो उसमें से जो पहला भाग है उसी दौरान इन्होंने अपनी पोइम भी लिखी है, और इन्होंने जब टाइटस एंड्रोनिकस भी लिखा है, कोरियोलेनस भी लिखा है, तो यही इसका आंसर है। तो कोरियोलेनस इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर रिटन इन हिज 4th पीरियड ऑफ हिज करियर। कोरियोलेनस मुझे लगता है 4th पीरियड नहीं, इनके 1st पीरियड में ही लिखा गया है, और ठीक है, मैं इसको क्या पता ऐसा भी हो, शायद मेरे माइंड से निकल रहा है, और इसको एक बार चेक कर लेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसे मेंशन किया है कि लिखा है पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रेजेडी, और इनका 3rd है ना पीरियड ये। तो और जो इनका कहाँ से 1601 से 1607 तक का है, जहाँ इन्होंने ग्रेट ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, सॉम्बर और बिटर कॉमेडीज़ जहाँ लिखी हैं, वहीं इनका कोरियोलेनस है ना। तो इनका ये 4th भी नहीं है, 1st भी नहीं है, ये है 3rd पीरियड। चलिए, और इस दौरान इन्होंने जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑल्स वेल, दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रोइलस, क्रेसिडा, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटनी, क्लियोपेट्रा और टाइमोन्स ऑफ एथेंस, ये और कोरियोलेनस, इस तरह के वर्क इन्होंने लिखे हैं इस दौरान।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ की हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, चौसर, लैम, ड्राइडन या स्विफ्ट। तो देखिए यहाँ तो इसका आंसर 4 ये दिया हुआ है स्विफ्ट, मगर यहाँ एक चीज़ मैंने देखा कि फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज ये विलियम टिंडेल हैं। विलियम टिंडेल क्या हैं? फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। इसको भी याद रखें और आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से ही बातें करना। तो गैरुलिटी, ज़्यादा बोलना है, नहीं होगा। स्पोक्स पर्सन कोई पर्सन होता है ना, नन ऑफ दिस नहीं, सॉलिलोकी इसका आंसर है। और नेक्स्ट पंक्चुएशन से ये हमारा क्वेश्चन आ गया है भाई। पंक्चुएशन बड़े इम्पॉर्टेंट है यूपीटीजीटी में। नेक्स्ट है आई वेंट अप, मैं ऊपर गया, टू हिम उसके पास, एंड हेल्ड आउट माई हैंड और मैंने अपना हाथ जो है बाहर निकाला। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, कि मैं बहुत हिलेरियस खुशी की भावना में नहीं हूँ। ही आंसर्ड, उसने आंसर किया। अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, किस तरह से हम इसे पंक्चुएट करेंगे। तो देखिए ये इनडायरेक्ट, वो ये जो है कन्वर्सेशन है। अब कन्वर्सेशन है तो किसी ने कुछ कहा है तो उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे। तो इसलिए यहाँ कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिख रहा है, इसे पढ़ना देखना ठीक नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट ही रहेगा। अगर कम टाइम है तो स्किप करके भी इसे भी आगे बढ़ो। और यहाँ देखिए थर्ड और फोर्थ हमारा कि आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड, ठीक है। और यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। क्या फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है? नहीं होता ऐसा, है ना। तो आगे देखिए क्या लिखा है कि आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड माई हैंड, और यहाँ पर भी लगा रखा है फुल स्टॉप। अच्छा, फुल स्टॉप लगा ही रखा है, ठीक है। तो हाउ आर यू, आई आस्क्ड। आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, ही आंसर। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो ये है ना आई एम नॉट, ये इसलिए यहाँ पे कॉमा है और फिर इसने आंसर्ड, यहाँ पे कम ख़त्म हो गया। आई वेंट अप टू हिम एंड हेल्ड माई हैंड, ठीक है। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। और ये क्या है कि आई वेंट अप टू हिम हेल्ड आउट माई हैंड, हाउ आर यू। अब यहाँ पे क्या है, ये एक ही इन्वर्टेड कॉमा और आगे तक बढ़ रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। जबकि यहाँ पर भी इन्हें कहीं पॉज वगैरह लगाना है तो वो नहीं है, तो इसलिए आंसर नंबर हमारा 4 यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज़ नॉट आर स्टार्स बट इन आर सेल्फ डैट वी आर अंडरलिंग्स है ना। मतलब अंडरलिंग्स का मतलब है कि लो कैटेगरी के हैं, लो रैंक के हैं, है ना। अंडरलिंग्स कहता है कि जो फॉल्ट है, कमी है डियर ब्रूटस, हमारे स्टार्स नहीं, कि हमारा भाग्य नहीं, बट हमारी जो रैंक है वो है, हम खुद ही हैं। कैसियस मेड दिस रिमार्क बिफोर, हाँ, तो कैसियस ने ये रिमार्क दिया है ब्रूटस के सामने, बिकॉज, क्यों दिया है। ही लव्स ब्रूटस एंड वांटेड टू सी हिम ऑन द टॉप, he hates Brutus and wanted to kill him, he hates Caesar and wanted to kill him, या फिर he was jealous of growing power of Caesar। हाँ, एंटनी यही कर रहा था। क्या हो रहा था? जल रहा था वो, है ना, ईर्ष्या कर रहा था। एंड wanted to incite Brutus against Caesar, और वो ब्रूटस को सीजर के अगेंस्ट इनसाइड भड़काने का काम उसका था, इसीलिए वो कहता है इस तरह के शब्द। नेक्स्ट है अ सोनेट इज़, तो सोनेट है, तो सोनेट 14 लाइन की होती है, ठीक है, 12 की नहीं होती पर 10 की भी होती है कर्टेल सोनेट। यदि आप मेरी लिटरेरी टर्म्स वाली जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहाँ आपने देखा होगा कि 10 और 11 लाइन की भी सोनेट होती है, पर 12 की नहीं होती, 20-18 की नहीं होती। अच्छा, तो आप बताइए 10 लाइन या 11 लाइन की जो सोनेट होती है उसे हम क्या कहते हैं और किसने उसको ईजाद किया है, कॉइन किया है, मतलब उस टर्म को दिया है। सोनेट इज़ लिरिक स्टैंजा रिटन 14 लाइन विद इलेबोरेट राइम स्कीम, है ना। वन नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इलियड, द इलियड वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, इलियड ओडिसीज लिखी हैं, है ना,
तो इनको किसने ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में? ड्राइडन, जॉन किंग, पॉप। हाँ, तो अलेक्जेंडर पोप ने इसको ट्रांसलेट किया है। लिखा है इन मिल्टन देयर इज़ ऑलवेज एन appearance of effort in Shakespeare, scarcely any. This remark has been made by कि इन मिल्टन के अंदर there is always an appearance of effort. मिल्टन के अंदर हमेशा एक क्या है? appearance दिखता है। किसका? appearance मतलब दिखावा होता है, नहीं कुछ चीज़ दिखती है, appear होती है appearance, और किस चीज़ का? effort का। और इसको इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी, तो उसमें कुछ एफर्ट वगैरह का मतलब वो नहीं है, मतलब दिखता नहीं है एफर्ट। तो कहने का मतलब शायद ये है कि मिल्टन के वर्क में उसने एफर्ट लगाया है, उसके एफर्ट को दिखता है कि भाई किसी पोइट ने कुछ लिखा है तो उसने बहुत सोचा समझा, है ना, जाना होगा। पर ऐसा लगता है कि शेक्सपियर के हाथ की में जो कलम थी शायद वो किसके? भगवान के हाथ में थी, तो वो चलती जाती, उसमें कोई ये एफर्ट दिखता नहीं है। तो दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय, तो किसने ये रिमार्क कहा है? तो ये विलियम हेज़लिट ने कहा है। यहाँ 4 लिखा था आंसर, वो नहीं है, ये है विलियम हेज़लिट। नेक्स्ट है Who possesses the natural simplicity of Bird's birth, the fantasy of courage, melody of Keats and Shelley, the narrative vigor of Scott? तो वो कौन थे? इतनी सारी चीज़ें कि सिंप्लिसिटी जैसी वर्ड्सवर्थ में थी उसमें थी, फैंटासी जैसी कॉलरिज में थी उसमें थी, कल्पना, मेलोडी जैसी कीट्स में थी, भाई कीट्स ने तो मेलोडी ओड्स लिखे हैं, है ना, और शैली में जैसी मेलोडी थी, द नरेटिव वाइगर ऑफ स्कॉट, है ना, तो जो लिखने का, नरेट करने का जो विगर था स्कॉट के अंदर, वैसा किसके अंदर था? एल्फ्रेड टेनिसन। यहाँ पे आंसर दिया है, तो एल्फ्रेड टेनिसन हमारा आंसर है करेक्ट। तो लिखा है क्या कि टेनिसन possesses the dreaminess of Spenser's majesty of million, all natural simplicity of words birth, all fantasy of Blake and Coleridge, melody of Keats, Shelley, and narrative vigor of Byron of Scott। तो ये सारी बातें किसमें देखी जाती हैं? टेनिसन में देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इपिक? डैफोडिल इपिक्स है या पैराडाइज? हाँ, पैराडाइज लॉस्ट तो इपिक है, ये तो हमने पढ़ा है। कॉलरिज की कुबला खान नहीं, और ये भी नहीं क्योंकि अधूरी रह जाती हैं ये पोएम, ये वर्क अधूरे रह जाते हैं, और ये एक इपिक के मूड में ही लिखे गए पर अधूरे रहने की वजह से ये इपिक नहीं है। कुबला खान तो शायद पूरी हो गई ना, हाइपीरियन नहीं होती है। नेक्स्ट है रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज़ माई फो इज़ दैप्ट, कि मेरा जो जीवन है वो क्या है? कि जो मेरा दुश्मन है, दुश्मन का कर्जदार है। ठीक है, तो जब दुश्मन क्या करेगा? कर्ज मांगेगा, तो वो जीवन चला जाएगा, है ना। ठीक है, that he had to marry someone from whose father had taken a loan, that someone was trying to kill him, that he loved Juliet, he was the daughter of the enemy of his family, और none of these। तो हाँ, यही है कि रोमियो लव करता था जूलियट को, जो कि डॉटर थी उसकी एनिमी की फैमिली से, परिवार से, उसकी दुश्मन के परिवार से। तो देखिए शेक्सपियर की लिखने की कला है, उसने दुश्मनी को भी फिर लास्ट में किस तरह से दिखाया कि माता पिता को पछतावा होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेज, द टेम्पेस्ट इज़ द लास्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, है ना। वन ऑफ द बेस्ट पहला जो, और टेम्पेस्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट है, और पर लास्ट प्लेज होता है ये, है ना। उनके 4th पीरियड में टेम्पेस्ट लिखा जाता है, सबसे लास्ट में है टेम्पेस्ट। तो मतलब ये जो इंस्पायर्ड है किस घटना से इंस्पायर्ड है? तो यस, हाँ, सिंकिंग ऑफ अ शिप इससे ही है। डिफेंड अर्मेडा नहीं, इससे नहीं है। रिटर्न ऑफ द सेलर ऑफ शिप डैट हैज़, हाँ, शिप रैक से है, सिंकिंग नहीं, रैक से है, शिप रैक से है। तो हाँ, आंसर इसका 3 है, शिप रैक ही है। यहाँ देखिए अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इन 1609 हाउएवर अकर्स
an event which gave Shakespeare his change for a farewell to the public. ठीक है. An English ship disappeared and all on board were given up for lost. A year later, the sailors returned home, and their arrival created intense excitement. Shakespeare took this story and wove it into the Tempest, और उसको बुन दिया, टेम्पेस्ट में बुन दिया इसने. What is the year of death of Shakespeare? कब ये ख़त्म हुए? तो इनमें बॉर्न भी पूछ लिया है और डेथ भी पूछ ली है ना. तो ये हमारा आंसर है. आगे बढ़ते हैं कि शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज प्रोड्यूस्ड इन. मर्चेंट ऑफ वेनिस कब लिखी गई थी? तो ये पब्लिश्ड होना चाहिए था, या तो फिर प्रोड्यूस लिखा है, या रिटन होना चाहिए था 1596. नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूसिडस इज़ मिल्टन्स. तो ये एलिजी है, पास्टोरल एलिजी है, ये अपने फ्रेंड के लिए लिखते हैं. और एडवर्ड किंग. ल्यूसिडस पास्टोरल एलिजी रिटन इन 1637 इन मेमोरी ऑफ अ कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग. नेक्स्ट है, अब देखो ये वाला जो है लेसिडास वाला क्वेश्चन आ गया पिछली साल टीजीटी में, है ना. वहाँ आप देखिए पेपर उठाकर, ऑप्शन में ये था व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट बाय मिल्टन. तो ये हमारा आंसर है 1665. तो पैराडाइज लॉस्ट वॉज स्टार्टेड 1658 एंड फिनिश 1665. 7 ईयर ऑफ लेबर इन डार्कनेस. 7 साल अंधेरे में वर्क करने के बाद, और इन्होंने इस तरह का वर्क लिखा. नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ लिरिकल बल्लड. तो लिरिकल बल्लड ये पब्लिश करवाते हैं कौन? इनको विलियम वर्ड्सवर्थ. लिरिकल बल्लड पब्लिश 1798 और रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज. आप मुझे बताइए कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लिरिकल बल्लड की जो सीरीज़ है, तो इसमें कितने लिरिकल बल्लड होते हैं? Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the son of Belial, flown with insolence and wine? तो एंग्लिकन क्लर्जी या कैबिलियर पोइट्स या अपोनेंट्स ऑफ द कॉमनवेल्थ या ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव लिखा है. दिस इज 502 लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. वेले इज़ द हिब्रू वर्ड फॉर, अगर मुझे इसका लग रहा है कि प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं हुआ है ना, क्या है प्रोनाउंसिएशन, कुछ और ही है मुझे लग रहा है. फॉर वर्थलेसनेस एंड ही इज़ ऑफ द कैवेलियर टाइप. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ग्रामर से है और लिखा है कि ही कुड नॉट डू अदरवाइज वॉट टू ओबे द अदर्स. तो यहाँ पे कुछ है, एरर है. तो एरर कहाँ है? ही कुड नॉट डू, वो नहीं कर सकता था. अदरवाइज नहीं, तो बट उसे सिर्फ क्या करना पड़ा? ओबे. बट ओबे द ऑर्डर्स, है ना. तो बट यहाँ पे ये टू नहीं आएगा, है ना. ही कुड नॉट डू अदरवाइज, है ना, मतलब कोई अदरवाइज कुछ नहीं वो कर पाया, बट ओबे द ऑर्डर्स, बस उसे करना पड़ा क्या? ओबे, माननी पड़ी, बातें माननी पड़ी, ऑर्डर्स उसके. तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये है इसका एरर. नेक्स्ट है माई सिस्टर एंड हर हस्बैंड ब्रोक आउट व्हेन दे हर्ड द बैड न्यूज़, है ना. तो ये क्या है, यहाँ एरर देखना है. तो देखिए ये ब्रोक आउट जो है, तो ब्रोक आउट ये फ्रेजल वर्ब है, ब्रोक आउट, है ना. तो ब्रोक आउट का क्या मीनिंग है, पहले यहाँ आंसर देखते हैं कि देयर शुड बी ब्रेक डाउन इन टीयर्स. इसका मतलब होता है कि वो बहुत फूट के रोना, ब्रेक डाउन, आंसू निकल पड़ना. तो ब्रेक डाउन होना चाहिए, ब्रोक आउट नहीं होना चाहिए. ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अचानक से स्टार्ट हो जाए तो वो ब्रोक आउट हो गई, है ना. जैसे कि कोरोना ब्रोक आउट हो गया था. विच मीन्स टेम्पररी इमोशनल कोलैप्सेस, वेयर एज ब्रोक आउट मीन्स सडन स्प्रेड, अचानक से फैल जाना, है ना, ये स्टार्ट हो जाना इस तरह का. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विदाउट अ मूवमेंट्स हेजिटेशन, बिना किसी मूवमेंट, एक क्षण हेजिटेशन किए, द प्रिंसिपल एग्रीड टू राइट अ फॉरवर्ड
टू माई बुक, है ना। तो इसका क्या आंसर होगा? तो विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन, बिना किसी क्षण हेजिटेट किए, जो प्रिंसिपल था एग्री, राजी हो गया टू राइट, लिखने को, अ फॉरवर्ड। देखो एक आप कंटेंट बुक लेकर आओ, कंटेंट है उससे पहले फॉरवर्ड आता है, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड लिखने के लिए वो राजी हो गया मेरी बुक के लिए। तो इसमें क्या है, कोई भी एरर इसमें नहीं है, ठीक है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कि आई कुड नॉट कन्विंस दैम, कि मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकता, बिकॉज दे परसिस्टेड, जोड़ दिया, टू सजेस्ट डैट आई वॉज लाइंग, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ इस बात पर, ठीक है। तो क्या इसमें एरर है यहाँ पर? तो यहाँ तो लिखा है ऑप्शन नंबर 2 एरर है। और क्या एरर है कि परसिस्टेड के बाद, परसिस्टेड इन, टू सजेशन नहीं, परसिस्टेड इन सजेस्टिंग, SUGGESTING, परसिस्टेड इन सजेस्टिंग हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन 2 है ये है। नेक्स्ट है मोस्ट पॉलिटिशियंस आर नाउ इंटरेस्टेड इन फीदरिंग देयर ओन पॉकेट्स। तो एक ईडियम है, क्या फीदरिंग देयर ओन, और क्या पॉकेट नहीं। फीदर कहाँ पे होता है? फीदर तो चिड़िया के होते हैं ना, पंख, और वो क्या पॉकेट में होंगे कि नेस्ट में होंगे? नेस्ट माने NEST, नेस्ट माने घोंसला। तो फीदरिंग देयर ओन नेस्ट, कि अपने जो नेस्ट है, अपना जो घोंसला है उसको फीदर करके कैसा बनाना है? गुदगुदा बनाना है ना। तो पॉलिटिशियंस पर ये ऐसा आरोप लगता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि आ डैश हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर वीमन। तो जो वीमन को डिसलाइक करे, उसके अगेंस्ट जाए। मिज़नथ्रोप क्या है कि मिज़नथ्रोपिस्ट नहीं, ये नहीं होगा। फिलोलॉजिस्ट नहीं, पॉलीगैमिस्ट तो ज़्यादा विवाह करने वाला, मिज़ोगैमिस्ट तो गायनिस्ट, मिज़ोगाइनिस्ट तो गाय जहाँ आएगा वहाँ वीमेन आएगा, तो मिज़ोगाइनिस्ट वीमेन से हेट करने वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द क्लर्क वॉज डैश बाय द ऑफिसर फॉर हिज इंटेलिजेंस, ठीक है। तो क्लर्क को क्या किया? पुल डाउन कर दिया, या पुल अप कर दिया, पुल इन कर दिया, या पुल ऑफ कर दिया, है ना। तो पुल करना का मतलब तो खींचना होता है, तो पुल डाउन भी नहीं, ऑफ नहीं। पुल अप करने का मतलब रेप्रीमेंड करना है, उसको फटकारना है। तो क्लर्क वॉज रेप्रीमेंड बाय द ऑफिसर फॉर हिज नेग्लिजेंस, उसकी अज्ञानता के कारण, उसको की वजह से उसको क्या किया? पुल अप किया। नेक्स्ट है सम पीपल डैश देमसेल्फ इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसेबल टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, कि ये कुछ लोग जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? डिल्यूड होता है इनका, भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है? अपने आप को भ्रमित रखते हैं ये विश्वास करके कि वो क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन के इंडिस्पेंसेबल मतलब अति आवश्यक, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, पार्ट हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये अपने आप को डिल्यूज, भ्रम में रखते हैं। तो इसको आप याद रखिए, इसका आंसर है डिल्यूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि चेस्टिटी इज़ द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ अ वीमेन। तो चेस्टिटी क्या है? पोजेशन है, ट्रेजर है, प्रॉपर्टी है, ऑर्नामेंट है। तो ट्रेजर खजाना नहीं है, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद भी नहीं है, पोजेशन अधिकार नहीं है, पर ऑर्नामेंट गहनों को हम कहते हैं। तो पवित्रता जो है स्त्री का गहना माना जाता है, तो वही है। नेक्स्ट है ही मैनेज टू डैश सेवरल टाइम बट वॉज फाइनली डैश बाय द पुलिस। तो ही मैनेज टू एब्सकॉन्ड, दूर भागना, या डिसीव, धोखा दिया सेवरल टाइम, चीट किया सेवरल टाइम, एस्केप किया, भाग गया। तो ये चारों ही इसमें फिल हो सकते हैं। पर आगे देखिए, पर आगे क्या लिखा है? बट वॉज फाइनली, पर बाद में क्या हुआ? फ्रीड, छोड़ दिया गया, चेज, पीछा किया गया, चीटेड, धोखा दिया गया, या नैब्ड, उसको क्या कर लिया? कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया गया बाय द पुलिस। तो ये ऑप्शन सही होगा। वैसे तो फर्स्ट वाले में इस चारों ही भर सकते हैं, मगर जब आगे का देखेंगे तो सिर्फ यही वाला ही उसके सेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पैसेज है, और देखते हैं पैसेज को, और उसके आधार पर यहाँ से 57 से 66, इट मीन्स हमारे क्वेश्चन है 11, है ना, 57 से
66 9 क्वेश्चन है, इन्हें करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ स्ट्रेंज, यह अजीब है, डैट की अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन इन लाइफ, कि जीवन में जो पोजीशन है, जो मतलब स्थिति है उसके अनुसार, एंड एक्स्ट्रावेगेंट मैन इज़ एडमायर्ड और डिस्पाइज्ड, कि जो ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति है तो उसको या तो एडमायर किया जाता है, प्रशंसा की जाती है उसकी, या फिर डिस्पाइज, उसको घृणा की जाती है, नफ़रत की जाती है। और वो किसके अकॉर्डिंग टू पोजीशन, जैसे कि उसकी लाइफ में पोजीशन है, मतलब अगर मान लो बहुत पैसे वाला है और एक्स्ट्रावेगेंट है तो ठीक है, और ये भी कर रहा है, मगर वहीं पर उसको डिस्पाइज, नफ़रत भी की जाती है, ठीक है, कि वो इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है। तो अपने अपने व्यू पॉइंट हैं। लिखा है कि अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन डज नथिंग टू इंक्रीज हिज पॉपुलरिटी। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो होता है डज नथिंग, कुछ नहीं करता है, टू इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हिज पॉपुलरिटी, अपनी पॉपुलरिटी को, बाई बीइंग केयरफुल विद हिज मनी, है ना। पर वो क्या होता है, केयरफुल रहता है खर्च करने में अपने धन को, अपनी मनी को। ही इज़ एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले हिज सक्सेस, उससे यह आशा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपनी जो सक्सेस है उसको डिस्प्ले करे। टू हैव अ स्मार्ट कार, कि वो अपने पास एक स्मार्ट कार रखे, एक्सपेंसिव लाइफ जिए वो, एंड टू बी लेविश विद हिज हॉस्पिटलिटी, और मतलब जो आतिथ्य सत्कार है, मतलब जो हॉस्पिटलिटी करे, सत्कार करे, लेविश तरीके से, बड़े जोरदार तरीके से, है ना। तो इस तरह से उससे होप की जाती है। इफ़ ही इज़ नॉट सो, अगर वो ऐसा नहीं करता, ही इज़ कंसीडर मीन, तो उसको कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कि बड़ा ही मीन है, मतलब बड़ा ही नीच किस्म का है, बड़ा ही कैसा है, कंजूस है। एंड हिज रेप्यूटेशन इज बिजनेस में इवन सफ़र इन कॉन्सिक्वेंसेस, तो और जो उसकी रेप्यूटेशन है जो बिज़नेस में, हो सकता है कि इन सारी चीज़ों का वो परिणाम हो, वो सफ़र करे उस बात को। द पैराडॉक्स रिमेन्स दैट, और एक पैराडॉक्स है, एक उल्टी बात ये है, दैट इफ़ ही हैड नॉट बीन केयरफुल, अगर वो केयरफुल नहीं रहता विद हिज मनी, अपने धन के प्रति, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, ही वुड नेवर हैव अचीव्ड हिज प्रेजेंट वेल्थ, तो जो आज उसके पास धन है वो उसे कभी भी अचीव नहीं कर पाता। तो धन के प्रति उसको केयरफुल रहना भी ज़रूरी है। अमंग द लो इनकम ग्रुप, अब ये बात कर रहा है लो इनकम ग्रुप जो पीपल हैं उनकी, अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ एग्जिस्ट, उसकी जो मतलब नियम है, वैल्यूज़ हैं, वो एक अलग ही तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, होती हैं। क्या? द यंग क्लर्क, और एक यंग क्लर्क हु मेक्स हिज वाइफ अ प्रेजेंट, जो अपनी वाइफ को प्रेजेंट देता है, ऑफ अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस का, वैन ही हैजेंट पेड हिज हाउस रेंट, और जब वो अपने हाउस रेंट नहीं पेड कर पाता। इज़ कंसीडर, समझा जाता, सॉरी, ई इज़ कंडम्ड, तो उसको कंडम किया जाता है, तिरस्कार किया जाता है, एज एक्स्ट्रावेगेंट, कि बड़ा खर्चीला है ना। सबसे पहले जो देना चाहिए था वो तो दिया नहीं, और देखो साड़ी ले आया, इस तरह से। केयरफुलनेस विद मनी टू द पॉइंट ऑफ मीननेस इज़ अपलॉडेड एज द वर्च्यू। तो केयरफुलनेस विद मनी, कि मनी के साथ जो केयरफुल, सोच समझ के धन खर्च करना, टू द पॉइंट ऑफ मीननेस, ये जो पॉइंट है किसका, मीननेस का, इज़ अपलॉड, ये अपलॉड किया जाता है किसके प्रति, लो इनकम ग्रुप के जो व्यक्ति हैं उनके प्रति। इज़ अ वर्च्यू, कि वो उनका गुण है। नथिंग इन हिज लाइफ इज़ कंसिडर्ड मोर वर्दी देन पेइंग हिज बिल, तो भाई जो लो इनकम ग्रुप है, एक क्लर्क है जैसे व्यक्ति हैं, तो उनके जीवन में कुछ भी इतना ज़्यादा मतलब वर्दी नहीं है जितना कि उसके जो बिल है ना, बिल को पेज करना है। द आइडियल वाइफ फॉर सच अ मैन, और इस तरह के व्यक्ति की जो वाइफ होती हैं, सेपरेट हिज हाउस कीपिंग मनी इनटू जॉयलेस लिटिल पाइल्स, और वो क्या करती हैं, सेपरेट, अलग रखती हैं अपने हाउस कीपिंग, घर चलाने वाले जो मनी है उसको, इनटू जॉयलेस लिटिल पाइल्स, सो मच फॉर रेंट, फॉर फूड, फॉर चिल्ड्रन शूज़, तो वो उससे अलग करके उनमें से बचा के रखती हैं, कि हाउस रेंट में से बचा लिया, फूड में से बचा लिया, बच्चों के जूते, चीज़ें खरीदी उनमें से बचा लिया। सी इज़ एबल टू फेस द मिल्कमैन विद इक्वानिमिटी,
और वो बड़ी योग्य होती हैं क्या करने में, फेस करने में, किसको, मिल्कमैन को। और कैसे, विद इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मीन्स कि बड़ी समता से, बड़े कामनेस से, कंपोजर तरीके से, एक विपरीत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी बड़े शांत रहकर वो उसे हैंडल करने का काम कर लेती हैं। कब, एवरी मंथ। सेटिस्फाइड विद हर इकोनोमाइजिंग वेज, और अपने जो कम खर्ची, इकोनोमाइजिंग, बस सोच समझ कर खर्च करने के जो तरीके हैं उससे सेटिस्फाई होते हुए, नेवर नोज, कभी नहीं जानती, द गिल्ट ऑफ बाइंग समथिंग सी कांट रियली अफोर्ड, कि भाई उस चीज़ का दुख, उस चीज़ का गिल्ट जो उन्होंने कभी नहीं खरीदी है ना, जो वो जिसे कभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, है ना। ओहो, ये दिखा नहीं तो मैं फिर से इतना पढ़ देती हूँ। तो जो मतलब आइडियल वाइफ हैं इस तरह के व्यक्ति की, तो वो क्या करती हैं, अपने हाउस कीपिंग में से अपनी जॉय वाले जो मनी है बचा बचा के रखती हैं, रेंट से, फूड से, बच्चों की फ़ीस वगैरह, सूद से। और वो बड़ी ही एबल होती हैं क्या करने में, मिल्कमैन, हर महीने मिल्कमैन के साथ जो मतलब इकोनॉमिटी के तरीके से अपना पैसा बचाने में, और अपने जो ये जो तरीका है उनका खर्च करने का, इससे बड़ी सेटिस्फाई होती हैं। और कभी भी उनको गिल्टी फील नहीं होता उन सारी चीज़ों से जो उन्होंने ख़रीदी नहीं है, जिसे वो एफर्ड नहीं कर पाती। और आगे राइटर कहता है, फॉर माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई फॉल इंटू नीदर ऑफ दीज कैटेगरीज। तो आई फॉल इंटू कि भाई मैं कभी नहीं मतलब ऐसी कंडीशन से गुजरा हूँ, है ना। फॉल इंटू मतलब पास इंटू द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि मैं तो कभी ऐसी तरह की कंडीशन से नहीं गुजरा हूँ। इफ़ आई हैव मनी टू स्पेयर, अगर मेरे पास धन होता है खर्च करने के लिए, आई कैन बी एक्स्ट्रावेगेंट, तो मैं एक्स्ट्रावेगेंट बन जाता हूँ, खर्चीला बन जाता हूँ। बट वैन, एज इज़ यूजुअली द केस, आई एम हार्ड अप, पर जब अक्सर ऐसा होता है कि आई एम हार्ड अप मतलब कम ही होता है, देन आई एम द मीनेस्ट मैन इमेजिनेबल, तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कितना मीनेस्ट मैन मैं बन जाता हूँ। तो ये पैसेज है। अब यहाँ देखते हैं क्या आंसर है, कि इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो राइटर के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसा होता है, is more popular if he appears to be doing nothing, should not bother about his popularity, must be extravagant before achieving success is expected to expensive taste। हाँ, कि ये बिजनेसमैन है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उससे ऐसी आशा रखी जाती है कि वो भाई उसका जो टेस्ट है वो कैसा होगा, कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखेगा, दिखाएगा अपने पैसे को, ऐसा उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है, मगर मैं एक चीज़ समझती हूँ कि पुराने टाइम के जो अमीर लोग हैं, है ना, वो ऐसा नहीं करते। वो अपने धन को बड़े छुपा के रखते हैं, दिखाते नहीं हैं, उनको दिखाने का शौक नहीं होता। खैर, द फ्रेज lavish with his hospitality in the third sentence of the first paragraph signifies, क्या सिग्निफाई करता है, क्या कहता है, कि miserliness in dealing with his friend। नहीं, माइजरली नहीं, कंजूसी नहीं है, लेविस है, तो ज़्यादा खर्च करने की बात है। कंसिडरेटनेस इन स्पेंडिंग ऑन गेस्ट एंड स्ट्रेंजर्स, हाँ हो सकता है। एक्स्ट्रावेगेंट इन एंटरटेनिंग गेस्ट, हाँ ये सही है। इनडिफरेंट एंड ट्रीटिंग हिज फ्रेंड, एंड इनडिफरेंट नहीं भाई, इनडिफरेंट नहीं, एक्स्ट्रावेगेंट होना है। ठीक है। We understand from the passage that all mean people are wealthy। हर जो कंजूस वेल्दी होते हैं, तो भाई क्लर्क को देख लो, मीन तो है वो, पर वेल्दी है क्या, नहीं। वेल्दी पीपल आर इनवेरिएबली सक्सेसफुल, तो क्या वेल्दी पीपल जो हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, या केयरफुल जर्नली लीड्स टू फेलियर, या थ्रिफ्ट में लीड टू सक्सेस। तो थ्रिफ्ट क्या है, थ्रिफ्टी होते हैं ना, जो कम खर्च करने वाले थ्रिफ्टी होते हैं। थ्रिफ्टी का एक्स्ट्रावेगेंट, इस थ्रिफ्टी का जो अपोजिट है वो क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट। तो हाँ, तो जो थ्रिफ्टी होते हैं, कम खर्च करने वाले होते हैं, लीड टू सक्सेस, आगे जाके उनको सक्सेस मिलती है, ऐसा ये कहता है। नेक्स्ट है, इट सीम डैट लो पेड पीपल शुड, जिनको कम तनख्वाह मिलती है होने चाहिए, नॉट पे देयर बिल्स प्रॉम्प्टली, नॉट कीप देयर क्रेडिटर्स वेटिंग, borrow money to meet their essential needs,
या फील गिल्टी इफ़ दे ओवर स्पेंड। तो कैसा होना चाहिए? हाँ, अगर भाई ऐसे लोग, जैसे कि इसमें लिखा है ना एक, कि उसने अपनी उसको साड़ी ला के दे दी वाइफ को, तो ऐसा सोचा जाता है कि एक्स्ट्रावेगेंट है ना। तो जो लो इनकम वाले पीपल हैं उनको मतलब ज़्यादा खर्च करने पर, ओवर स्पेंड करने पर गिल्टी फील करनी चाहिए, है ना। ये इसका मीनिंग है। नेक्स्ट है द वर्ड पैराडॉक्स इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ मीन्स स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। पैराडॉक्स तो अपोजिट वाला कुछ कहता है, मीनिंग कुछ और होता है। ये है that which brings out the meaning inner meaning, that which is contrary to received opinion। जो opinion है उसका contrary होता है, opposite होता है, यही सही है। contrary contradict को दिखाता है paradox। statement based on popular नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि how does the housewife describe by the writer feel when she saves money। सी इज़ कंटेंटेड टू बी सो थ्रिफ्टी, कि वो भाई कम खर्च करती हैं, इससे संतुष्टि उनको होती है। हाँ है भाई, ऐसा तो है। तो नेक्स्ट है विशेज फॉर लाइफ वर लेस बर्डन, और ऐसा चाहती हैं कि जो लाइफ हो लेस बर्डन हो, पर ऐसी बात यहाँ नहीं की गई है। इज स्टिल ट्रबल्ड बाय द सेंस ऑफ गिल्टी, और विशेष सी कुड समटाइम्स भी एक्स्ट्रावेगेंट, नहीं एक्स्ट्रावेगेंट हो जाए ये तो कभी नहीं चाहती, मगर इस कंटेंडेंट टू बी थ्रिफ्टी, तो वो संतुष्ट हैं इस बात से कि वो इस तरह से खर्च करती हैं, अपने घर चलाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट मीनिंग टू द वर्ड अपलॉड, है ना। अपलॉड करना प्रशंसा करना होता है, ह्यूमिलिएट करना, है ना, नीचे दिखाना किसी को, सप्रेस्ड करना, दबाना किसी को, चेरिस्ट करना, तो इसका सिनोनिम जैसा हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए? अपोजिट चाहिए। डिक्री करना, अपलॉड करना, और इसमें डिक्री करना क्या है? उसकी घृणा करना है उससे। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट सी इज एबल टू फेस द मिल्कमैन विद इक्वेनिमिटी इम्प्लाइज दैट। हाँ, तो ये जो इस किस में अप्लाई होता है? सी इज़ नॉट अपसेट एज सी हैज़ बीन पेइंग द मिल्कमैन हिज ड्यूज रेगुलरली। सी लॉसेज हर नर्व एट द साइट ऑफ मिल्कमैन हु ऑलवेज डिमांड हिज ड्यू। सी मैनेजेस टू कीप कूल एज सी हैज़ टू पे द मिल्कमैन ओनली अ मंथ's ड्यू। और she remains composed and confident as she knows that she can handle the milkman tactfully। तो इसका जो आंसर है, इसमें ऑप्शन ए लिखा हुआ है कि she is not upset as she has been paying the milkman with his due। नहीं, ये वाला नहीं। इक्वेनिमिटी का मतलब हमने ये सोचा था कि द कंडीशन वेयर अ पर्सन इज काम एंड कंपोज इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो देखो यहाँ पे काम और कंपोज्ड की बात है। सी रिमेन्स कॉन्फिडेंट एंड कंपोज एज सी नो, कि उसको टैकल करना आता है, हैंडल करना आता है मिल्कमैन को, और टैक्टफुली। तो ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, मेरे अनुसार ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसमें तो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है एज फार एज मनी इज़ कंसिडर्ड वी गेट द impression that the writer is capable of saving anything, is never inclined to be extravagant, would like to be considered extravagant, or doesn't often have any money to save। हाँ, तो यही हमारा सही है। वो कहता है कि जब भी पैसा होता है तो खर्च कर देता बड़े बुरी तरीके से, नहीं होता तो फिर कितना वो हो जाता है मीनेस्ट, इमेजिन नहीं कर सकते। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर दिस? एक्स्ट्रावेगेंट लीड्स टू पॉवर्टी, हाँ ठीक है। मिजरेबली हैबिट्स ऑफ द पीपल पुअर, ये भी सही हो सकता है। एक्स्ट्रावेगेंस इन द लाइफ ऑफ द रिच एंड द पुअर, हाँ ये ज़्यादा है, क्योंकि दोनों पक्षों को दिखा रहा है। ये तो सिर्फ पॉवर्टी को दिखा रहा है, ये सिर्फ एक्स्ट्रावेगेंस को, ये मिजरीनेस को दिखा रहा है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रावेगेंस इज ऑलवेज कंडेम,
नहीं, हमेशा उसको कंडम नहीं किया जाता। तो ये तो दोनों चीज़ को दिखाने का काम कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन, इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर, आई ले एंड कुड बीन दी, स्लीप बाय एंड स्टील्थ। तो देखो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी मार्क हमें यहाँ दिख रहा है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये एपोस्ट्रोफी है। तो जहाँ पर भी हमें एपोस्ट्रोफी ये लगा हुआ मिलता है वहाँ हम एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे स्लीप को क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जाता है। तो एन एपोस्ट्रोफी इज़ डायरेक्ट एड्रेस टू डेड, एब्सेंट और ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो आंसर है वो क्या है, एपोस्ट्रोफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ किजोरा इन पोइट्री। तो ये सोनेट्स की बात होती है, ठीक है। सोनेट में होता है, सोनेट में क्या होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट, है ना। ऑक्टेव 8 लाइन का और सेस्टेट, तो इसके बीच में एक रुकना होता है, एक पॉज होता है, उसी को यही कहते हैं। अ राइम कंटेनिंग कॉन्सोनेंट्स, स्प्रंग रिदम। अब स्प्रंग रिदम आपको याद आ रही होगी, 11 लाइन की होती हैं या 10 लाइन की होती हैं, है ना। वैसे तो होती 10.5 की हैं। अ पॉज इंडिकेटेड, हाँ ये सही है, एक पॉज, और नन ऑफ दीज, नहीं पॉज की बात है। नेक्स्ट है कि पेट्रार्क हैड डिवाइडेड हिज सोनेट इनटू 2 पार्ट्स, द ऑक्टेव 8 लाइन का और सेस्टेड 6 लाइन का, विद द पॉज और किजोरा आफ्टर द 8 लाइन। तो ये हमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है कि रोमांटिसिज्म इज बेसिकली अ मूवमेंट दैट रिएक्टेड अगेंस्ट वेरियस एस्पेक्ट। जो कि रिएक्टेड है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उसका रिएक्शन, उसके अगेंस्ट कुछ रिएक्शन है। इन फिलोसफी द रोमांटिसिज्म रिएक्टेड अगेंस्ट द रेशनलिज्म ऑफ द 18th सेंचुरी। जो तर्क, जो वाद है उसका 18th सेंचुरी का क्या रोमांटिसिज्म है, या द व्यू ऑफ फिजिकल वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय साइंस, ये रोमांटिसिज्म है, या फिर द थ्योरीज ऑफ जॉन लॉक, या ऑल दीज 3। जो इसका आंसर है रेशनलिज्म, तर्कवाद है 18th सेंचुरी का, वो रोमांटिसिज्म की बात करता है। तो देखिए यहाँ लिखा है क्या, द डोमिनेशन ऑफ साइंस इन व्यूज वॉज द ट्रेट ऑफ विक्टोरियन पीरियड। जो क्वालिटी है, चाल है, हाँ क्वालिटी है किसकी, विक्टोरियन पीरियड की। एंड द थ्योरीज ऑफ जॉन लॉक वर डेमोक्रेटिक एंड मच लाइक द प्रैक्टिस्ड इन द रोमांटिक पीरियड। नेक्स्ट है पिक आउट द राइट ऑप्शन विच एक्सप्रेस द मीनिंग डिस्पोजिशन। तो डिस्पोजिशन, पोजिशन, चार्म, वंस नेचर टू टेम्पर, या एफिडेविट। तो क्या है राइट ऑप्शन, टू एक्सप्रेस। डिस्पोजिशन का मीनिंग क्या है, डिस्पोजिशन मीनिंग वंस नेचर टू टेम्पर, वंस नेचर टू टेम्पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द ईडियम ह्यू एंड क्राई मीन्स, हल्ला गुल्ला है। टू कीप अलूफ फ्रॉम, दूर रहना, क्रिएट क्राइसिस, या फिर अ जनरल आउट क्राई ऑफ अलार्म। हाँ आउट क्राई की बात ह्यू एंड क्राई कर रहा है, देखो यहाँ क्राई यहाँ क्राई, यही हमारा आंसर है, ह्यू एंड क्राई। जनरल आउट क्राई है, एज द विलेजर्स रेज्ड अ ह्यू एंड क्राई टू सी द डेकॉइट्स, डेकॉइट्स डाकुओं को देखकर वो ह्यू एंड क्राई, हल्ला गुल्ला मचा देते हैं। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स हेटर ऑफ लर्निंग। लर्निंग से जो नफरत करता है, मिजोगाइनिस्ट, मिजोलॉजिस्ट और मिजोगैमिस्ट, गैमिस्ट विवाह से नफरत करने वाला, एथिस्ट तो ब्यूटी से है, सिनिक तो एक पागलपन, सन की है, और मिजोलॉजिस्ट जहाँ लॉजी है, लॉजी ज्ञान है ना, तो इससे नफरत करने वाला। नेक्स्ट पंक्चुएशन, देखिए आप पंक्चुएशन के कितने सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पंक्चुएशन करना, तो उसे समझना। और नेक्स्ट है द क्रिएटर आंसर्ड यस बट by accepting the burden you will show your greatness of heart is find in the following sentence, find the correct one। okay, the creator answered yes, अब यहाँ पर भी कॉमा होना चाहिए था,
हाँ ये नहीं होगा इस तरह से। पर सेकंड है यस, द क्रिएटर आंसर्ड, और क्या आंसर दिया, यस। बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू शैल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। द क्रिएटर आंसर्ड यस, बट बाय एक्सेप्टिंग द बर्डन यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। और जो आंसर दिया ना, आंसर को इन्वर्टेड एज इट इज़ लिखा है, तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक रहेगा, है ना। तो फोर्थ वाला देखो, ये बार बार ऐसा ही होता है। तो ये जो है ये हमारा करेक्ट है, थर्ड वाला। रीज़न मैंने बताया क्यों ये करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द लिंग्विस्ट। मीनिंग क्या है लिंग्विस्ट? लिंग्विस्ट एक ऐसा पर्सन है, उसे लैंग्वेज आती हैं, है ना। हु नो ओनली वन लैंग्वेज, नो ओनली टू लैंग्वेज, नो मोर देन टू लैंग्वेज, और वन हु नो सेवरल। सेवरल ज़्यादा बेटर है, तो सेवरल लैंग्वेज को लिंग्विस्ट कहेंगे हम। पर जो कि लैंग्वेज के अध्ययन करता है उसको लिंग्विस्ट हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ही सेड टू देम गुड बाय माई फ्रेंड। अब इसको क्या करना है, करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। अच्छा, तो गुड बाय का फॉरवर्ड आएगा, उसके लिए बेड आया है, तो टोल्ड नहीं आता, ये नहीं आता, है ना। तो हम, क्योंकि ये जो सेंटेंस है एपोस्ट्रोफे, तो इसके लिए जो है गुड बाय है, बाय करने के लिए वेड है, वेड। ही वेड गुड बाय, उसने अलविदा किया टू हिज फ्रेंड। तो ये हमारा करेक्ट है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट कौन होता है, बैंकरप्ट है, या इंट्यूशन है, वेल्दी है, और या ट्रांसलेट है। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो अपना ऋण जो है वो मतलब वो ऋणी होता है, वो जो उसने कर्ज लिया उसे चुका नहीं पाता, वो बैंकरप्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ सैवेज प्लेस एज होली एज एन्चांटेड एज एवर beneath a waning moon was haunted by women wailing for demon lover. These lines throws light on Shakespeare's supernatural element, Coleridge's supernatural element, या Wordsworth passion of nature, या Keats हेलेनिज्म। तो पहले तो इसमें भाई कीट्स भी आते थे, तो ये जो है इस यहाँ पे कीट्स है आंसर। कीट्स एंडोमियन विच इज़ द स्टोरी ऑफ यंग शेफर्ड बिलव्ड बाय द मून गॉडेस। ठीक है। नेक्स्ट है चूज द रेस्पॉन्स विच गिव्स द करेक्ट स्पेलिंग टू द वर्ड। कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है? डिस्पैशनेट, DIS, डिस, PASS। पैशन की स्पेलिंग क्या है? PASSION, पैशन। पर इसमें तो आई नहीं है, ये कट जाएगा। F नहीं है, ये कट जाएगा। DIS, डिस, PASSIONATE, और NET नहीं है, NATE है। तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट है, डिस्पैशनेट, है ना। जैसे कि DIS PASSIONATE, डिस्पैशनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, A dash is small descriptive poem in which the machinery and conventions of epic proper are used in the treatment of previous theme. ड्रामेटिक मोनोलॉग, बल्लड, मॉक इपिक, या फिर नन ऑफ दीज। एक स्मॉल डिस्क्रिप्टिव पोएम है, ठीक है, डिस्क्राइब करती है वो किसी चीज़ को, और इन बिच जिसमें क्या होता है, मशीनरी एंड कन्वेंशंस ऑफ इपिक, की जो इपिक जिस तरह से लिखते हैं उस वाली मशीनरी और कन्वेंशन उस तरीके प्रॉपर आर यूज्ड होते हैं, और ट्रीटमेंट करती है मतलब बताती है प्रीवियस थीम। तो क्या है ये? इसका आंसर है, ये है बल्लड। ठीक है। द इंग्लिश बल्लड इज़ अ टेल रिलेटेड इन अ सिंपल एंड प्लेन मैनर. It is characterized by a number of things. It is like the epic in origin, growth and theme. तो इसकी जो origin, growth होती है, theme होती है, वो epic जैसी होती है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्ट ऑफ द यूज ऑफ वर्ड विच सजेस्ट द सेंस वाई देयर साउंड. तो साउंड से रिलेटेड है, साउंड ओनोमोटोपई में आता है. अपस्ट्रॉफी हाइपरबल इमेजिनेशन पर है, अपस्ट्रॉफी भी इमेजिनेशन पर है, ये होगा साउंड पर, है ना. तो ओनोमोटोपई देखिए क्या लिखा है कि ओनोमोटोपई इज़ द यूज
of a bird or words whose sound itself convey the sense of the author. नेक्स्ट है विच फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, और वो फिगर लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन मॉक, एम्बिशन को मॉक मत करने दो। अब एम्बिशन अगर मॉक करेगी, मजाक करेगी, नकल करेगी, तो फिर क्या इंसानों जैसी क्वालिटी नहीं होगी इसकी, है ना। ऑक्सीमोरन इसमें कोई दो अलग विरोधाभासी बात नहीं कही गई है। सिमली भी ये नहीं है, मेटाफर भी नहीं है। इम्प्लाइड सिमली यहाँ लिखा है, इम्प्लाइड सिमली ही मेटाफर होता है। यह हमारा आंसर है पर्सोनिफिकेशन। लिखा है इट इज़ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर पर्सन्स और ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है रोमेंटिसिज्म एंड आइडियलिज्म। अब रोमेंटिसिज्म और आइडियलिज्म से क्वेश्चन है, आर मेन फीचर ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर, एलिजाबेथन लिटरेचर या फिर अगस्टन लिटरेचर। तो रोमेंटिसिज्म और आइडियलिज्म की बात एलिजाबेथन जो लिटरेचर है उसमें की जाती है। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा? स्टिग्मा होता है धब्बा, है ना, स्टिग्मा। तो इसका है अब इसका है इंटरनिम हमें देखना है, तो सिनोनिम में तो ब्लॉट भी हो जाता है, स्टेन और स्मेली। पर डिस्टिंक्शन, एक तो धब्बा है, पर हम आपने देखा था ना हमारा जो 75 नंबर आ जाते हैं तो हमारी डिस्टिंक्शन मिल जाती है, एक हमें अलग ही पहचान मिल जाती है। तो वो धब्बा नहीं, वो पहचान है। तो धब्बा लग जाता है कोई गलत काम करने पर, नीच बेकार काम करने पर, और डिस्टिंक्शन मिल जाती है, डिस्टिंक्शन मिल जाती है कुछ अच्छा काम करने पर। तो ये याद रखो, ब्लॉट, स्टिग्मा, इनका अपोजिट क्या है? डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट है कि पिक आउट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन प्रोवर्ब। एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, ये है कि अध जल गगरी छलकती जाए, भरी गगरिया चुप ही जाए, है ना। तो एम्प्टी वेसल्स साउंड करती है, ज़्यादा आवाज़ करती हुई जाती है ना। जिसके अंदर कम ज्ञान होता है तो वो क्या करता है? बहुत बोलता है। पर जिसके अंदर ज़्यादा ज्ञान है, मतलब ज्ञान से जो भरा हुआ है, तो वो क्या होता है? वो बहुत कम बोलता है। कम बोलने में ही वो अपनी बुद्धिमत्ता समझता है। इसी तरह का एक वो भी है, ओथेलो में एक क्लाउन भी कहता है कि वो लोग जो बहुत मतलब कम जिनके अंदर ज्ञान होता है वो सोचते हैं, हाँ, फूल सोचते हैं कि वो बहुत महान है, ग्रेट हैं, जबकि जो ग्रेट वाइज मैन सोचते हैं, फूल थिंक्स दे आर वाइज बट वाइज थिंक्स दे आर फूल, है ना। वाइज सोचते हैं कि अभी तो उनके पास कम ही ज्ञान है, वो तो अभी मूर्ख हैं। तो ये वाली बात ओथेलो में क्लाउन कहता है ना। वो मेलनकली करेक्टर है, वो नहीं, मेलनकली करेक्टर नहीं कहता, और उसको कहता है कौन? उसको तो क्लाउन ही कहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रीड द लाइन ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन। यस आई मस्ट पास दैम फॉर अ नोबल लाइफ वेयर आई मे फाइंड एगनीज, दुख, कष्ट एंड स्ट्राइप ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोइट्स क्रिएशन डू यू फाइंड इन दीज लाइन? रोमांटिक क्वालिटी, मेलनकली, या ह्यूमैनिटेरियन, या सेंसुअसनेस। तो ये जो लाइन है इसमें हमें दिखता है ह्यूमैनिटेरियनिज्म। क्या है? दीज लाइन्स रिमाइंड्स अस द टेनिसन्स यूलिसेस वेयर यूलिसेस लीव्स हिज किंगडम टू एक्सप्लोर द न्यू वर्ल्ड। जहाँ पर यूलिसेस क्या करता है? अपनी किंगडम को छोड़कर एक्सप्लोर करने चले जाता है इस नई दुनिया को। इट रिफ्लेक्ट्स द पैशन फॉर नॉलेज एंड हैड आ मस्कुलिन वाइगर एंड सिंपैथी फॉर ह्यूमैनिटी। तो वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करता है पैशन नॉलेज के लिए, और मस्कुलिन जो वाइगर है, जोश है, उसको, और सिंपैथी सहानुभूति किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए। तो इसके साथ हमारे यहाँ पर ये क्वेश्चन 85 क्वेश्चन, पहले 85 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं उस दौरान। तो 2003 का ये क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर किया है सॉल्व, और कंटिन्यू इस सीरीज़ को मैं चलाऊँगी, ठीक है। होप करती हूँ कि ये अच्छा लगा है, और ये एक अच्छी बात है कि हमने इसे कंप्लीट किया और कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।